मैं मुकेश सिंगाड़िया, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से आज हिंदी कक्षा के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 से जो कविता लेने जा रहे हैं हम, उसका शीर्षक है पतंग, जिसके रचनाकार आलोक धनवा, जिनकी कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है का कुछ अंश पतंग के द्वारा यहाँ पर लिया गया है। पढ़ने से पूर्व मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। पतंग कविता बच्चों का एक संबंध दर्शाती है कि किस प्रकार पतंग आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ती है, वैसे ही बच्चों के सपने होते हैं, कल्पनाएं होती है। वे भी ऊंचाइयों की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं और उसी का तहत उनका उत्साह बढ़ता है, डर खत्म होता है और नए समाज का निर्माण करते हैं इस प्रकार में। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। यहां पर शरद ऋतु के परिप्रेक्ष्य में, शरद ऋतु के माध्यम से बच्चों का संबंध बताया गया है कि जिस प्रकार बारिश होने के बाद, भादो जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, आकाश कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है, निरभ्र हो जाता है और उस आकाश में पतंग अच्छी तरह उड़ने के लिए अनुकूल हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि मौसम उतना अनुकूल हो जाता है जिसके माध्यम से पतंग उड़ सके। यहां पर उपमा अलंकार के माध्यम से, उपमा अलंकार जहां पर किसी वस्तु से तुलना की जाए, समानता बताई जाए, यहां बताया है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद ऋतु खरगोश की आंखों की तरह लाल बताया है। उसका कारण यही है कि भादों के बाद जो आकाश में घटाएं छाई रहती है, बादल छाए रहते हैं, वो सब हट जाते हैं। सुबह की रोशनी गुलाबी और लाल रहती है। शायद इसीलिए आलोक धनवा जी ने खरगोश की आंखों की तुलना शरद ऋतु से, शरद ऋतु के आगमन या उसके सवेरे से की गई है। शरद ऋतु का संबंध बच्चों से भी कहा है, बच्चों से भी जोड़ा गया है। शरद ऋतु कि सुबह जिस प्रकार सभी को आकर्षित करती है, वैसे ही सुबह बच्चे जब अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे यहां पर स्वच्छ रोशनी की ओर किया गया है। बच्चे भी खेलकूद के लिए उमंगों के सहारे बच्चों को बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। यहां पर घंटी, साइकिल की घंटी तेज बजाते हुए, साइकिल का संबंध शरद ऋतु से है। शरद ऋतु जिस प्रकार आती है, सबको आकर्षित करती है, वैसे ही साइकिल पर बैठा बच्चा भी अन्य बच्चों को आकर्षित करता है, अपने चमकीले इशारों से बुलाते हैं। यहां बिंबों का प्रयोग किया गया, बहुत बढ़िया ढंग से बिंबों का प्रयोग किया गया है। कविता में बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब, 3 बिंबों के सहारे इस कविता में प्रयोग किया गया है। यहां चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए एक दृश्य उपस्थित करता है, दृश्य बिंब के माध्यम से समझाया है। दूसरा, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहां श्रवण, सुनने की क्षमता, इसीलिए श्रव्य बिंब है। आगे पढ़ेंगे हम।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु का मौसम पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है। यहां पर आकाश को मुलायम बनाना, स्पर्श बिंब का उल्लेख किया गया है। यहां मुलायम बनाने से मतलब यही है कि बादल छट जाते हैं, निरभ्र आकाश, कोमल आकाश। कोमलता का उल्लेख बच्चों से भी है। बच्चे भी अपनी कोमल भावनाएं रखते हैं, चंचल होते हैं, कोमल होते हैं, इसीलिए शायद यहां पर मुलायम बनाते हुए लिखा है। और ऐसे मौसम में पतंग ऊपर उठती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। तितलियों की नाजुक दुनिया, यहां बच्चों की कोमलता, कोमल क्रियाकलापों से जोड़ा गया। बाल सुलभ क्रियाएं जिसको बोलते हैं, कि बालकों की जो क्रियाएं होती है बड़ी आकर्षण देने वाली होती है। और यहां पर शायद अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। दुनिया की सबसे पतली तो दूसरी वस्तुएं भी हो सकती है, लेकिन यहां पतंग के परिप्रेक्ष्य में इसीलिए बताया कि पतंग का कागज जो रहता है महीन रहता है, उसकी कमानी, बांस की कमानी जो है पतली रहती है, ताकि वह आकाश में आगे उड़ सके। इस प्रकार हम इन पंक्तियों में अभी जो पढ़ा, बाल सुलभ क्रियाओं का और उमंगों का संबंध पतंग से किस प्रकार दर्शाया। शरद ऋतु की तुलना साइकिल से की गई है और पतंग उड़ाने के लिए किस प्रकार शरद ऋतु का मौसम अनुकूल होता है। दूसरे चरण में हम आगे पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बच्चे बच्चे होते हैं, बेसुध दौड़ते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं रहता है, इसीलिए यहां बेसुध, बेहोश, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका ध्यान पूरा खेल की ओर, यहां पर पतंग की ओर। छतों पर या कहीं भी उड़ाते हैं, उनका ध्यान पूरा पतंगों की ओर। ऐसा लगता है जैसे वो पतंग के सहारे उस आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यहां कपास का उल्लेख किया गया है शुरू में। कपास रुई जो बहुत ही कोमल होती है, बच्चे भी ऐसे ही बड़े कोमल और निष्कलंक होते हैं। कपास की सफेदी अगर हम देखें तो बेदाग, निष्कलंक, बच्चे भी, बच्चों के मन में छल कपट की भावनाएं नहीं रहती है। इसीलिए शायद आलोक धनवा जी ने बच्चों का संबंध कपास से किया गया है। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी को यहां बेचैन पैरों से तात्पर्य यह है कि बच्चे चंचल होते हैं, वो दौड़ भाग करते रहे, थकान उसमें नहीं रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी पृथ्वी को नापने का होड़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों को नरम बनाना, यहां छत या पृथ्वी ऐसे कठोर होती है, लेकिन बच्चों के पैर नाजुक होते हैं और अपने नाजुक पैरों से वे छतों की ओर, छतों पर बेसुध दौड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छत कठोर न होकर नरम हो गई हो, मुलायम हो गई हो। सभी दिशाएं उनके पदचाप से मानो वाद्य यंत्र बजा रही हो, मृदंग की तरह आवाज करती है, सभी को आकर्षित करती है। जब वे पेंग भरते हैं, पेंग भरने से मतलब है झूला झूलना,
झूला झूलने के लिए लचीलापन होना। बच्चे भी नाजुक होते हैं, उनका शरीर कोमल और लचीला होता है। और इसी तरह जैसे मानो वो डाल पर झूलते हैं, डालें वो भी नाजुक नरम होती है शाखाएं, उन शाखाओं की तरह बच्चे भी पेंग भरते हैं, झूलते हैं। इस प्रकार इनके नाजुक होने की बात बताई। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चों में एक उमंग रहती, उत्साह रहता है, एक संगीत बजता रहता है। वो अपनी धुन में पतंग को उड़ाते रहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक। उनको डर नहीं रहता है क्योंकि उनका ध्यान पूरा पतंग की ओर रहता है, मानो पतंग से वह भी जुड़ गए हैं। उस समय उनके रोमांचित शरीर का संगीत बजाता है। एक जुड़ा हुआ पतंग जिस प्रकार एक तंतु धागे से जुड़ी हुई रहती है, वैसे ही शरीर में होने वाला जो रोमांच है वो भी बच्चों को बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। मानो ऐसा लगता है उस समय जैसे पतंगों के माध्यम से वो भी आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ रहे हैं। पतंग के माध्यम से पुनः यहां उनकी कल्पनाओं की ओर इशारा किया गया है। बच्चे रंगीन सपने देखते हैं। पतंगे विभिन्न आकाश में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे होती है। उन रंगों के माध्यम से उनके रंगीन ख्वाबों की ओर भी बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार वे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां यहां पर एक उनके साथ जुड़ा हुआ संबंध बताया है। मानो जीवित होते हुए वे लगातार बोलेंगे हम, जैसे पतंग में जीवन हो, वो भी आकाश में ऊंचाइयों में बड़े फ्री एकदम बोलेंगे हम उड़ती है। वैसे ही बच्चे भी बिना किसी दबाव में आकाश की ओर उड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भी पतंग के सहारे, पतंग जो धागे के साथ जुड़ी हुई है, उस धागों के सहारे बच्चे भी जुड़ गए हैं। और यही धागा, यही उमंग, यही उत्साह उन्हें खतरनाक किनारों से बचाते हैं। अंतिम पंक्तियों में हम पढ़ेंगे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। यदि खतरनाक किनारों से गिर गए, अधिकतर धागों के सहारे जैसे बोला जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कभी कभी अति उत्साह और बेसुध होकर वह छतों से गिर भी गए, लेकिन गिरने के बाद यदि बच गए तो उनमें और उत्साह और उमंग, आकाश को सूर्य से होड़ करने की क्षमता आ जाती है। वो केवल तब पतंग तक स्थिर नहीं रहते हैं, यहां लिखा है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वह सूर्य से भी होड़ करते हैं, पतंग तक सीमित न रहकर पतंग से भी आगे सूर्य से होड़ करने लग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यही बच्चे जो कोमल भावनाएं लिए रहते हैं, जिसमें उत्साह उमंग रहती है, यही भविष्य का निर्माण भी करते हैं। पुनः एक बार हम थोड़ा सा बिंब और काव्य सौंदर्य की ओर देखने की कोशिश करें। यहां पर संक्षिप्त में पुनः एक बार फिर बताऊं, जैसे यहां पर खरगोश की जैसे लाल आंखें, यहां उपमा अलंकार दिया है। नई साइकिल चलाते हुए यहां पर बिंब दर्शाया है। कौन सा?
दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से आवाज सो ध्वनि यहां पर श्रव्य बिंब की ओर है। आकाश को कोमल बनाने वाली बात जो बताई है वो स्पर्श बिंब के माध्यम से बताई गई है। सबसे पतला सबसे हल्का पतंग की ओर इशारा करते हुए अतिशोक्ति अलंकार की ओर भी इशारा करते हैं। इस प्रकार हम इस कविता से सीखें कि पतंग के माध्यम से बच्चे किस प्रकार अति उत्साहित होते हैं, उमंग से भर जाते हैं, और यही उमंग, यही उत्साह निश्चित रूप से एक नए समाज का निर्माण करती है। ओके, धन्यवाद।